हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। लोग जुड़ चुके हैं, सभी लोग वीडियो लाइक कर दे एक बार। और आवाज़ आ रही है हमारी ना? चलिए, तो आवाज़ आ रही है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देखते चलिए यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। यहाँ पर साथियों क्या लिखा है? नहीं शब्द। तो याद रखिए, रोमन लिपि का प्रयोग जो कह सकते हैं किस भाषा के लिए नहीं होता है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? आपके लिए टफ हो सकता है। और यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, कुल्लई। ठीक है, याद रखिएगा कि रोमन लिपि का प्रयोग जो आपका होता है वो कह सकते हैं स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच अर्थात जो विदेशी भाषाएं हैं वहां पर प्रयोग आपका रोमन का होता है। बल्कि ये कुल्लई भाषा जो आपकी है ये आपकी हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा है, इस कारण ये रोमन लिपि की भाषा में प्रयोग नहीं होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है। किस शब्द का समानार्थी भीरू है? भीरू तो आपको पता होना चाहिए भीरू का अर्थ क्या होता है, भीरू का समानार्थी क्या होता है। तो याद रखिए, भीरू का समानार्थी कायर होता है। क्या होता है? भीरू का समानार्थी कायर होता है। इसलिए ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। जिसका जवाब बी आया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डी शब्द का बहुवचन। चलिए साथियों, टिड्डियों का प्रकोप चल रहा है और यहां पर आपको बताना है टिड्डी शब्द का बहुवचन। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, टिड्डी दल। ठीक है, आपने सुना होगा कि टिड्डी दल आपका उड़ता हुआ इस क्षेत्र को नष्ट कर दिया, ये ऐसे आपने सुना होगा ना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, टिड्डी दल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समभाषा से आशय क्या है? समभाषा, समभाषा किसे कहते हैं? तो यहां पर जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहां पर समान भाषा। ठीक है, समान भाषा या कह सकते हैं कि आपका मिलकर बोलना। ठीक है, समान भाषा ये कह सकते हैं मिलकर बोलना। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अर्थालंकार का एक प्रकार नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अर्थालंकार का भेद है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए यहां पर। तो अर्थालंकार में जो आपके होते हैं रूपक है ना, उपमा, उत्प्रेक्षा, भ्रांति, संदेह, दृष्टांत, विभावना, ये होते हैं। लेकिन अतिशयोक्त ये आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अतिशयोक्त ये अर्थालंकार का भेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। और जितने लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए भाई, वीडियो लाइक कर दीजिए, हम थोड़ा और स्पीड में और अच्छे से हो जाएं, हमारी भी आवाज़ कड़क हो जाए। ये आपके लाइक के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना लाइक करते हैं। जितना ज़्यादा लाइक करते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा, 6 का ऑप्शन राइट, डी नंबर हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। याद रखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि रचना के आधार पर सरल वाक्य और वाक्य के भेद, अर्थात यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन भर दिया जाए जो आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। तो रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य अर्थात 3 प्रकार के भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। जिन साथियों का जवाब यहाँ पर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। चलिए साथियों, नहीं शब्द है और साथियों जरूर इसको ध्यान दिया करिए एग्जाम में, नहीं शब्द। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जल्दी जल्दी में आप गलती कराते हैं और ऐसा सबसे होता है। ठीक है, तो नहीं शब्द आपका दिया है और परिमाणवाचक देखिए 50 गज जमीन एक संख्या है अर्थात एक फिक्स है, 2 किलो 10 लीटर अर्थात ये फिक्स है ना। लेकिन अनगिनत तारे ये कह सकते हैं विशेषण आपका परिमाण विशेषण नहीं है। ठीक है, तो 8 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि परिमाण नहीं है, ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, 9 का जवाब दीजिए। चलिए 9 का ऑप्शन राइट आपका सही क्या हो जाएगा। यहां पर आपका देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। यहां पर देखिए अनानास,
चिल्का झील से आपको पता है कि ये झील है, मतलब कह सकते हैं कोई शब्द को दबी आवाज में भी बोल सकते हैं, है ना। सब्जी भी आपकी हो गई बुंदेली। यहां पर 3 आपको ऐसे दिख रहे हैं ये पॉइंट जो स्त्रीलिंग है, लेकिन अनानास 9 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है 10 नंबर। चलिए साथियों, बिल्कुल सही जवाब देना है। यहां पर सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द आपका कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जनता। याद रखिएगा, जनता शब्द जो होता है ये सदैव आपके एक वचन में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बताते हैं कि शब्द यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। अर्थात ऐसे कौन सा यहाँ पर ऑप्शन भर दिया जाए कि दोनों ही आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्द है और यहाँ पर अर्थ है, तो देखिए शब्दालंकार अर्थालंकार आपको मिल गया है। यहाँ पर अगर ऑप्शन में भर दिया जाए कि शब्दालंकार, ठीक है, शब्दालंकार बताते हैं कि शब्दों में चमत्कार है तथा अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। यहाँ पर आपका जवाब सी भरा जाएगा। और जिन साथियों का जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, इसका मतलब है कि रिक्त स्थान संबंधी आपकी समस्याएं खत्म हो गई हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? तो यहां पर देखिए दिया है अग्ग का विज्ञ, है ना, शुक्ल का कृष्ण होता है, बर्बर का शब्द होता है। यहां दिया है अपाच्य, अपाच्य का दिया है कुपाच्य, जो कि गलत है। याद रखिएगा, अपाच्य का कुपाच्य नहीं होता है, ठीक है, अपाच्य का कुपाच्य नहीं होता, तो होता क्या है? तो अपाच्य का होता है सुपाच्य। क्या होता है? सुपाच्य होता है। इस कारण से ऑप्शन आपका बी गलत दिया गया था। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। चलिए यमुना शब्द का यहाँ पर उचित बताना है, और काफी अच्छा टेस्ट है। सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। और यहाँ पर यमुना के लिए उचित समूह यहाँ पर देखो आका दिया है, कालिंदी है और यहाँ भी कालिंदी है ना। अब बात आती है कि कृष्णा सूर्य सुता, और यहाँ अबुध है या अम्बुद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता, ये आपका जो ऑप्शन बी है सही हो जाएगा। अब यहाँ भी कालिंदी है और सूर्यसुता है, लेकिन अबुध अर्थात अम्बुद, ठीक है, अबुध मतलब अम्बुद होता है, अर्थात ये बादल की पर्यायवाची है, ठीक है। तो इस कारण से ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? चलिए भाई, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब देना है। हमने कई बार आपको यहाँ पर इसकी पहचान बताया है कि मुहावरा और लोकोक्ति में डिफरेंस क्या होता है। और मुहावरे की पहचान करना तो सबसे इजी है कि जिस भी मुहावरे में लास्ट में ना लगा होता है वो आपका मुहावरा होता है। ये 99% आपकी एक ट्रिक ये कह सकते हैं पहचान होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पत्थर की लकीर होना ना शब्द आपको इंगित कर रहा है कि ये आपका क्या है? मुहावरा है। तो ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस शब्द का विलोम बताना है, और ध्वंस का विलोम यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका? 15 का सही का जवाब यहाँ पर ध्वंस का अर्थ होता है नष्ट होना, ठीक है, ध्वंस का अर्थ होता है नष्ट होना, अर्थात इसका विलोम बनेगा निर्माण होगा, ठीक है, निर्माण। तो 15 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, जिसका जवाब सी आया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? अत्याचार का फल अच्छा नहीं, देखते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये तो होगा नहीं। चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते, ये भी नहीं है। तलवार का खेत रहा नहीं होता, तलवार का खेत रहा नहीं होता, यहाँ पर जवाब आपका सी सही हो जाएगा। अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, अर्थात तलवार का खेत हरा नहीं होता है, हरा नहीं होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए साथियों, तुलसी मन मंदिर में बिहरें, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? तुलसी मन मंदिर में बिहरें, हमने आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था? रूपक अलंकार में आपको डैश मैक्सिमम मिल जाता है ना। यहां पर मन की तुलना मंदिर से की गई है, अर्थात तो यहां पर आपका जवाब आपका डी हो जाएगा, रूपक अलंकार, ठीक है। मन मंदिर से उपमेय में उपमान की निषेध रहित आरोपण का बोध हुआ है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है? सामान्य भूतकाल का पूछा गया है, और देखिए सामान्य भूतकाल, और सामान्य भूतकाल यहां पर होता है क्या कि जैसे कि वर्षा, ये आपका नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वर्षा हुई, ठीक है, वर्षा हुई। मान लीजिए अपने फ्रेंड से आप फोन कर रहे हैं और पूछा कि आज वर्षा हुई थी, तो आप बोलते हैं हाँ वर्षा हुई, है ना। तो यहां पर कह सकते हैं कि
जो अभी अभी वर्षा होती है इसे बोलते हैं, जो जस्ट काम होता है उसे बोलते हैं आसन्न, मतलब पास में या समीप होता है। तो ये तो आपका नहीं होगा, यहां पर जवाब आपका क्या हो जाएगा, वर्षा हुई, ये आपका सामान्य भूतकाल का है। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बना जाते हैं। यहां पर जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम जो आपके हैं और विशेषण क्रिया अव्यय से जो आपके बनाए जाते हैं वो भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या बनाए जाते हैं, तो भाववाचक। ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया। रेहन पर रघु किसकी कृति है, यह आपकी काशीनाथ सिंह के है। और काशीनाथ सिंह का जो जन्म हुआ था ये आपका जीयनपुर पड़ता है कहीं आपके वाराणसी में, जीयनपुर। ठीक है, वाराणसी में हुआ था और इनको कह सकते हैं 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यह आपका 2011 में दिया गया था, रेहन पर रघु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चलिए साथियों, सबका जवाब सही होना चाहिए। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो यहां पर देख सकते हैं कोई शब्द जो दिया है, कोई शब्द जो आपका दिया है कैसा है, पता नहीं है ना कि कौन बुला रहा है, अर्थात ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। बिना दीवारों का घर, और 22 को ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा। ये नाटक है, क्या है, ये नाटक कृतियां हैं। ठीक है, बिना दीवारों का घर और एक और है रजनी दर्पण, ये मन्नू भंडारी की दो महत्वपूर्ण आपकी नाटक कृतियां हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा ना उतरना, यहां पर देखो ना शब्द है ना और मुहावरा है ना। हमने बताया कि मुहावरा वो होता है जिसके लास्ट में ना मिलता है। ठीक है, तो मुहावरा मतलब यहां पर दिया पारा ना उतरना, मुहावरे का उचित अर्थ दीजिए। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। और यहां पर पारा न उतरना बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन आपका 23 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, अशांत होना। ठीक है, अशांत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। समानार्थी नहीं है, थोड़ा सोच समझकर इसका जवाब दीजिएगा। पर देख सकते हैं कि यहां पर सरस्वती के देखिए शारदा होता है, वागीश्वरी होता है ना। यहां पर दिया है सुधी और दिया है आपका श्री। याद रखिए सुधी जो आपका होता है ये कह सकते हैं पंडित या ज्ञानी का पर्याय है। ठीक है, और यहां पर जो श्री है, श्री ये लक्ष्मी का पर्याय है। तो यहां पर इस प्रश्न के जो आपके आंसर होंगे ए और सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आया ना। यहां पर थोड़ी सी त्रुटि है, यहां पर दो ऑप्शन यहां पर आपके कह सकते हैं सरस्वती के समानार्थी नहीं है, ए और सी हो जाएगा इसका जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए। यहां पर सही जवाब, यहां पर बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन राइट आपका यहां पर ए हो जाएगा, 11 होती। याद रखिए कभी भी पूछे तो आपको स्वरों की संख्या कितनी बताना है, तो 11 ही बताना है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। अलंकार का भेद नहीं है। डायरेक्ट दो क्वेश्चन शायद रह गए, छूट गए होंगे, माफ करिएगा। चलिए 28 का जवाब दीजिए जो भी है। यहां पर आपका दिया है कि पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। देखिए 28 नंबर में सूरज है जग का बुझा बुझा। यहां पर देखो बुझा का अर्थ बुझा ही होता है, अदर कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जवाब यहां पर यमक अलंकार में यही भेद आपका नहीं होगा। यहां पर देखिए कुल का अर्थ मिलता है आपका, 3 बेर खाती ये भी मिलता है, मन का ये भी आपको मिलता है। इनके अर्थ होते हैं लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसका अर्थ सिर्फ बुझा ही होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये यमक अलंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सभी को देना है कि किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। 29 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को यहां पर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथियों वीडियो लाइक कर दीजिए, सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इस चैनल से कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमको भी आपसे कुछ प्राप्त करना है, आप सिर्फ लाइक कर दिया करिए तो पता चले कि नहीं आप लोग लाइक करते हैं, इसका मतलब है कि आप लोग को हम जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। चलिए यहां पर दिया है मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए।
मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। 30 का जवाब देना है और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन राइट। मृत्युदंड जो लिखा जाता है, याद रखिएगा, मृत्युदंड जो लिखा जाता है वो आपका लिखा जाएगा ऑप्शन सी इस प्रकार से, ठीक है। कहीं कहीं आपको मृत्युदंड में जो ये आपका जैसे ऐसे लिख दे रहे हैं मृत्यु, तो आपका यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं, ठीक है, वो भी आपका सही हो जाता है, तो यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं? तो जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे बोलते हैं मुहावरा, ठीक है, उसे मुहावरा बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल का बहुवचन क्या होता है? बेलें होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बेलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आधुनिक मीरा के नाम से किसे जानते हैं? चलिए, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जानते हैं? सही जवाब यहाँ पर 33 को बताना है और बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा को, ठीक है, किसको? महादेवी वर्मा को यहाँ पर आधुनिक हिंदी की सशक्त कवियत्रियों में से कहा जाता है, याद रखिएगा। और इन्हें यामा रचना के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 34 से 36 यहाँ पर गद्यांश दिया है। हमने आपको बताया था गद्यांश को देखकर ये मत समझना कि ये गद्यांश है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके जो शब्द होते हैं वो गद्यांश से मिलते नहीं हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि आज के गद्यांश में ये जो प्रश्न दिए हैं गद्यांश में, वो गद्यांश रिलेटेड नहीं होंगे। देख सकते हैं कि इसी से कुछ वर्ड लिए गए हैं लेकिन उसका अर्थ पूछा गया है, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। देख सकते हैं कि वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, इस वाक्य का काल पहचानिए। देखिए ये गद्यांश में क्या दिया था, या आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी पहचान करने के लिए आपको दिया है। तो वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप ऐसा मत समझिए कभी कभी टाइम नहीं होता है तो बोलते हैं गद्यांश को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, और बाद में ऐसे होता है कि गद्यांश के क्वेश्चन नहीं होते, वो गद्यांश से रिलेटेड कुछ वर्ड ले लेते हैं जो कि आपके जनरली क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो गद्यांश को भी थोड़ा सा देख लिया करिएगा, ठीक है। तो वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, ये जो वाक्य है ये किसका वाक्य है? तो यहां पर जवाब हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। किसका है? ये सामान्य वर्तकाल है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? आपके मैच खा रहा है गद्यांश से? नहीं खा रहा है ना। तो यहां पर वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सही जवाब 35 का ऑप्शन वीरांगना बनता है, ठीक है, वीरांगना बनता है। जो पहले जमाने में राजा लोग रहते थे तो वहां पर स्त्री को वीरांगना शब्द बोलते थे, जो स्त्री वीर होती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? यहां पर आपको बताना है कि अडिग शब्द में क्या प्रयुक्त किया गया है। इन ऑप्शन में संज्ञा, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, क्या शब्द होगा? तो यहां पर अडिग शब्द जो आपका है, यहां पर आ शब्द जो आपका है, ये आपका उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपका जवाब सही हो जाएगा, आपका क्या? डी नंबर, उपसर्ग हो जाएगा। आ शब्द आपका यहां पर उपसर्ग है, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या है? यहां पर सही जवाब देख सकते हैं दिया है संधि। संधि विच्छेद तो हो नहीं सकता है ना। यहां पर संधि 37 को ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीप वर्णों के मेल से, और वर्णों के मेल से आपकी संधि बनती है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि वर्ण शब्द, यहां पर देखिए रिक्त स्थान में क्या भरा जाए कि ये वाक्यांश आपका पूरा हो जाए। तो देखिए वर्ण होता है, पहले क्या बनता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। उससे बड़ी इकाई होती है शब्द, ठीक है, और उससे बड़ी इकाई होती है पद। तो यहां पर आपका भरा जाएगा, पहले पद भरा जाएगा, फिर इसके बाद आपका होता है वाक्यांश, ठीक है, और वाक्यांश के बाद जो आपका आता है वो आपका बनता है क्या? वाक्य बनता है, ठीक है, वाक्य बनेगा। तो इस प्रकार पद और वाक्य, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। देखिए यहां पर अनुप्रास अलंकार आपका कौन सा है? पहचान कीजिए फटाफट। अगर इसे पहचान नहीं कर पाए तो समझिए कि हिंदी में आपको अलंकार ये नहीं आते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, सभी को यहां पर आ रहा है
अनुप्रास अलंकार हो जाएगा तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। ठीक है, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी जो अर्थ है प्रकट नहीं करता है? 40 नंबर। तो देखिए, रक्त के समानार्थी में रुधिर, लहू, शोषित खून आदि होते हैं। यहां पर दिया है रिपु। ठीक है, क्या दिया है? रिपु। रिपु का जो समानार्थी होता है वो आपका होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु होता है। इस कारण से आपका जवाब यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ए आ गया है कि किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो पहला ही पॉइंट आपको ये समझ में आया कि रामायण के रचयिता कौन है? आपके वाल्मीकि। और वाल्मीकि का जो अवतार माना जाता है वो किसे माना जाता है? चलिए, यमराज राम 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 राम। चलिए, तो यहाँ पर याद रखिए 41 का जवाब यहाँ पर कुछ लोगों का आ चुका है और सही जवाब होना चाहिए क्योंकि इजी क्वेश्चन है। आपका जवाब यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास किसे माना जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है, जो कि हिंदी के महान कवि भी आपके हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कितने कम की उम्र की बालिका के लिए आपका नियम बनाया गया था, जो कि विवाह के लिए था। और ये कह सकते हैं कि इनको प्रयास मिल गया, इनको सफलता मिल गई थी। जो आपका जवाब है जो कौन सा? 12 वर्ष। मतलब कह सकते हैं इन्होंने एक अधिनियम पारित किया गया था कि इतने कम की उम्र बालिका के विवाह जो आपका प्रतिबंध है कितने? तो आपका जवाब हो जाएगा बी 12 वर्ष। किसको आपका था? तो आपके बीएम मालाबारी के प्रयास से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न आपसे अगला है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो आपको पता है कि बक्सर का जो आपका युद्ध हुआ था, बक्सर का जो युद्ध हुआ था, इसमें से कई आपकी संधियां हुई थी और इस संधि में कहा गया था जो मुगल सम्राट है वो प्रति वर्ष भुगतान करेगा कितने लाख रुपए की? कितने लाख रुपए की? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 26 लाख रुपए का भुगतान करेगी। ठीक है, ये आपका किया गया था। और बक्सर के युद्ध में कौन कौन थे? तो बक्सर की युद्ध जो समाप्त हुई थी तो क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया था, जो कि एक आंदोलन था कहां का? तो सबसे पहली बात ये हुई कि अगस्त आंदोलन कब चलाया गया? 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को, ये भी डेट आपको याद रखना है। और ये आंदोलन जो शुरुआत की गई थी ये आपके कहां से की गई थी? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई से। कहां से? मुंबई में एक है गोलियारा टैंक। ठीक है, गोयाला टैंक मैदान है, वहां पर अपने भाषण आपको दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो के मैदान, है ना, ये दौरान गांधी जी ने ये नारा भी दिया था कि करो या मरो। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मुंबई के गोलियारा टैंक मैदान में इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला पूछा है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, इसकी चोटी का नाम पूछा गया है। चलिए यहां पर देना है कि जो आपके उत्तरी अंडमान में आपका कह सकते हैं कि एक पर्वतमाला है, उसकी ऊंची चोटी है 732 मीटर और ये आपकी है कौन सी? तो जवाब यहां पर आ रहा है सबका भाई सी नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, सैडल पीक है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, रक्त स्कंदन के लिए जो आवश्यक है वो क्या आवश्यक है? चलिए 46 का जवाब देना है। सही जवाब सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आजाद जी का जवाब आ गया है, कह रहे हैं 46 का सी लॉक कर दीजिए। चलिए सी लॉक कर देते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है, विटामिन के। विटामिन के मतलब रक्त के स्कंदन के लिए विटामिन के क्या है? तो आपकी आवश्यक तत्व है। तो आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा लाइक। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाती है।
मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है रक्त अल्पता एक जानलेवा, मतलब रक्त क्या होता है, हमें बार बार मतलब बहता ही रहता है, इसमें रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है। इसमें से अगर आपकी बॉडी में क्या मिल जाए, आपकी बॉडी में अप्लास्टिक क्या हो जाएगा, इसका भरा जाएगा यहाँ पर ए नंबर कि अप्लास्टिक रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। तो जवाब यहाँ पर अप्लास्टिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की सामान्य संख्या जो होती है वो 1000 प्रति मिलीमीटर स्क्वायर में कितनी होती है। देखो आपसे पूछा है रक्त में श्वेत आपकी मतलब आपके कह सकते हैं जो आपकी WBC होती हैं वो आपकी बॉडी में कितनी होती हैं। चलिए यहाँ पर 48 का जवाब देना है, अगर आ रहा है तो जवाब देते चलिए, नहीं आराम से सुनते रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, सब लोग जितने लोग जुड़े हैं अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, है ना, सब लोग भाई वीडियो को लाइक करते रहिए। तो देखो यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और इनकी जो संख्या होती है वो आपकी होती है कितनी, तो आपके कितना हो जाएगा कि 4.5 से 10,000 प्रति मिलीमीटर स्क्वायर होती हैं। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है मूल लेखांकन समीकरण क्या है। देखो ये डायरेक्ट आपको सूत्र याद रखना है, इकोनॉमिक्स में ये सूत्र आपका यूज होता है मूल लेखांकन समीकरण। मूल लेखांकन समीकरण में क्या होता है, जो आपकी संपत्ति होती है, क्या होती है, जो आपकी संपत्ति होती है उसमें से जोड़ा जाता है क्या, जो आपके शेयर धारक का हिस्सा होता है और देयताएं मतलब देयताएं होती हैं। तो इसका जवाब सही हो जाएगा संपत्ति बराबर देयताएं और आपका शेयर धारकों का जो हिस्सा होता है यही होता है मूल लेखों का समीकरण होता है। 49 का ऑप्शन का वहां पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है 2019 के अंतरिम बजट में कृषि आय सहायता योजना पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई। इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रति वर्ष छोटे और सीमांत किसानों को कितने रुपए देगी। तो ये क्वेश्चन आपसे देखो करंट नहीं है, ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाने वाला हो गया। क्यों, क्योंकि ये 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा कब की गई थी, तो आपके 2019 के अंतरिम बजट में की गई थी और बोला गया था कि छोटे और सीमांत कृषकों को प्रति वर्ष आपकी कितनी, तो 6,000 रुपए यहाँ पर देगी। तो 50 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अच्छा सॉरी माफ करिए, प्रति माह हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि आपके किसानों को 6,000 प्रति माह। हाँ अच्छा ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, प्रति माह देंगे तो बढ़ाए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतीय संविधान की संशोधन अधिनियम में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, सर ये कल आया था, तो बिल्कुल सही है अनु पटेल, तो पेपर में आएगा ही, ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं कि हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मतदान की उम्र क्या है, 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी। तो आपको पता होगा कि आपके 61वां संविधान संशोधन जो आपका 1989 में हुआ था उसमें से 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट और आपका बनता है, जो आपका चुनाव आयोग है, चुनाव जो आपका आयोग है इसमें से पहले एक सदस्य रहते थे, लेकिन 1989 में इसकी संख्या आपकी 3 कर दी गई थी। क्यों, क्योंकि पहले व्यक्तियों में वोट डालने की उम्र कम थी, मतलब ज्यादा थी तो कम लोग हुआ करते थे, इस कारण से क्या किया इन्होंने 18 वर्ष कर दिया, तो जनता ज्यादा हो गई। जब जनता ज्यादा हो गई तो यहाँ पर चुनाव आयोग में पहले 1 लोग रहते थे, अब 3 की व्यवस्था कर दी गई थी इसी संशोधन के समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। हमने आपको बताया था कि 3 आपकी सूचियां होती हैं, एक आपकी होती है राज्य सूची, दूसरी होती है आपकी केंद्र सूची और तीसरी होती है कौन सी, तो आपकी समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची। अब यहाँ पर राज्य आपको कानून बना सकती है तो राज्य सूची, केंद्र बनाती है तो केंद्र सूची, और राज्य और केंद्र मिलकर बनाते तो आपके समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और युद्ध शांति, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही केंद्र के हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर जो आपका है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये केंद्र सूची का कार्य नहीं है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। संसद का कार्य नहीं है, गुड इवनिंग सर्वेश जी, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। तो पहला पॉइंट आपसे दिया है कि संसद विधायी अर्थात कानून बनाने, वित्तीय कार्य करती है, मतलब धन, बिल और बजट, ये सभी कार्य करते हैं। इसके अलावा कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट आपका दिया है कि संसद कुछ चुनावी कार्य करती है, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करती है, मतलब ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर सही है।
तीसरा पॉइंट दिया गया है संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तन, चर्चा और लागू करने का अधिकार भी संसद को है, मतलब ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर सही है। और अगला दिया है कि संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद। तो देखो आपका कौन डी नंबर आपका यहाँ पर समझ में आ गया होगा, है ना, डी नंबर आपका आ गया ना, इनके पास न्याय शक्ति आपकी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कलकत्ता, अब जो आपका कोलकाता है, में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना किया था वो आपकी हुई कब थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 17 दिसंबर, कब की गई थी? तो 17 दिसंबर 1931 को इसकी स्थापना की गई थी। मतलब किसने किया था? तो पीसी महालनोबिस, जो कि आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगी। हमने आपको बताया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना को सिफारिश जो दिया था, समीक्षा किए थे, बनाए थे, वो आपके पीसी महालनोबिस ने ही बनाया था। ठीक है ना, और ये 1931 में इसकी स्थापना पीसी महालनोबिस ने किया था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं। समझिएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, थ्योरी से क्वेश्चन बनता है। कह रहा प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में मतलब क्या होता है? कृषि, है ना, कृषि तो होती है ना, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? कृषि होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कोई कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। ये जो बीमारी मतलब बेरोजगारी है वो किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो यहाँ पर देखो हम आपको अपनी थ्योरी में बताते हैं, अपनी थ्योरी में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मानो यहाँ पर आपका एक खेत है और यहाँ पर खेत में काम है आपके दो लोगों का, दो लोग कर सकते हैं, लेकिन गांव में क्या होता है कि घर के जितने भी सदस्य होते हैं, चिंटो मिंटो जितने भी होते हैं, सबको घसीट ले जाते हैं पापा लोग, है ना। काम दो का था लेकिन घसीट ले गए सभी को। इसका मतलब है कि इसमें जो आपके जुड़े थे वो एक्स्ट्रा लोग भी जुड़े थे। तो इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब जो हो जाए कौन सा हो जाएगा? तो आपका जवाब आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी, यहाँ पर अंतर्निहित बेरोजगारी, या इसे कह सकते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। क्या बोल सकते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि जरूरत थी कितने? दो लोगों की, लेकिन ले गए सभी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया है कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? महात्मा गांधी का आर्थिक विचार इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट था, गांधी जी ने कहा था गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, है ना, गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग की भी बात किया था। फिर यहाँ पर मशीनरी, नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, ये नहीं किया था। इन्होंने नहीं कहा था कि मशीनों लाइए, मशीन लाइए, नवीनतम तकनीकी लाइए। वो अगर ये तकनीकी के अगर लाते तो आपका जो कुटीर उद्योग है वो चौपट हो जाता। इस कारण से उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया, और हो सकता है अगर इस पर फोकस करते तो और भी आपका देश और ज्यादा आगे होता, लेकिन हो सकता लुट भी गया होता। तो यहाँ पर देखो गांव या गांव में सर्वोदय का पुनर्जन्म, तो मतलब तीन बातें आपकी इनकी गांधी जी की सही थी, लेकिन ये बात गांधी जी कहते थे, ये यहाँ पर इनका विरोधी थे, इसके विरोधी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है असंगत मैच की पहचान आपको करना है। यहाँ पर दिया गया है प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर दिया है, प्रिंटिंग प्रेस। और यहाँ पर जो आप कह सकते हैं, देखो प्रिंटिंग प्रेस आपके थे जोहान्स गुटेनबर्ग ने आपका लाए थे। बैक्टीरिया आपके जो खोज किया था वो आपके लुएनहॉक ने किया था, एंटोनी वान लुएनहॉक ने किया था। ऑक्सीजन की खोज दिया है एंटोनी लॉरेंस लैवोसिया ने दिया है। तो यहाँ पर आपका दिया है, और आपका हाइड्रोजन का दिया है ब्लेज पास्कल। तो देखो यहाँ पर ब्लेज पास्कल दिया है, ब्लेज पास्कल हाइड्रोजन के नहीं थे, ब्लेज पास्कल हाइड्रोजन के नहीं थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हेनरी कैवेंडियस, आपने नाम सुना होगा कि हेनरी कैवेंडियस ने हाइड्रोजन की खोज किया था। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो आपका डी वाला मैच नहीं था। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं। यहाँ पर कह रहा है मिलान के हिसाब से है। यहाँ पर देखो दिया है एवोगाद्रो संख्या जो आपकी है, एवोगाद्रो का जो कानून है वो क्या कानून कहता है? तो कह रहा है एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों में बराबर मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है। ये बिल्कुल बात सही है, एवोगाद्रो आपने पढ़ा होगा, ये रूल जो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा आपका दिया है बायल का नियम, और हमने आपको बताया था बायल के बारे में भी, है ना, कि गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध आपका होता है बायल के नियम में। वहीं पर संक्रमक सिद्धांत जो आपका होता है कि व्यक्ति से व्यक्ति में इस संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां होती हैं। ये भी आपका कहीं ना कहीं आपकी सही है, जीवित से जीवित आपका हो गया। और लास्ट दिया है हुंड का नियम।
हुंड का नियम दिया है, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं। ये आपका गलत है। यहां पर कह सकते हैं हुंड का नियम क्या है, समझिए कि हुंड के नियम के अनुसार किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं, फिर इसके बाद युग्म बनाते हैं। ये इसका रूल होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन थे, थोड़ा समस्या आई होगी, थोड़ी दिक्कत आई होगी, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अच्छे ही लाना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन दिया है असंगत मैच आपसे बोला है। यहां पर कुछ दिया है आपकी बुकें, कुछ दी गई हैं, यहां पर आपकी रचनाएं दी गई हैं, रचनाएं दी गई हैं, यहां पर मैच नहीं खा रहा है कौन सा। तो देखो, आशा और इतिहास के बीच जो आपका ये है विल क्लिंटन की आपकी ये कह सकती रचना है। पक्षी और जानवर ये मार्क ट्वेन की आपकी रचना है। ब्लैक होल बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंस की रचना है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन यहां पर दिया है ब्रोकन विंग दिया है इंदिरा गांधी। याद रखिए, ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी की नहीं है, ये है किसकी, तो ये है आपकी किसकी, तो आपकी सरोजिनी नायडू की है। किसकी है, सरोजिनी नायडू की रचना है, सरोजिनी नायडू की रचना है ब्रोकन विंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगले पूछते हैं। सर कहां से क्वेश्चन लाए हैं, तो भैया ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। हम जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। अभी मॉडल पेपर लेके कहाँ आए हैं, जब मॉडल पेपर लेके आएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो इस बार को यही मिलने वाले हैं। अभी आपको हम यहाँ पर ला रहे हैं पूछे हुए क्वेश्चन। चलिए, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। यहाँ पर 1940, 1942, 1945 और 1946 जवाब देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, 1942 में, 1942 में। लेकिन आपको यहां पर आपको जवाब देना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका डेट है, डेट आपको बताना है, डेट जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। तो अभी हमने इसी वीडियो में आपको बताया था कि 8 अगस्त आपको याद रखना है। कितना, तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने कहा था बंबई के गुलियाला टैंक मैदान में। आगे बढ़ते हैं, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। देखो, गदर क्रांति जो आपकी थी इसका प्रमुख कारण क्या था। यहां पर दिया है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, दूसरा दिया है करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटा मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। चलिए, यहां पर जवाब आ रहे हैं 61 का डी, 61 का डी आ रहा है। तो यहां पर याद रखिए 61 का डी नहीं होगा सही, इसका सही होगा ऑप्शन सी, इसका सही होगा ऑप्शन सी, कामागाटा मारू घटना आपकी है, ये आपकी संबंधित है। अब ये कामाघाटो जो आपका कामागाटा मारू है क्या, ये जहाजी मतलब जापानी जहाज को बाबा गुरदल सिंह ने किराए पर लिया था, है ना, और बोला गया था ना कि अमेरिका भेजा गया था, उसकी तलाशी हुई थी, तो वो है आपकी कामागाटा मारू, एक प्रकार के जहाज से संबंधित आपकी है। ठीक है, आप लोग और पढ़िएगा जो आपके इतिहास में, क्योंकि ये थ्योरी थोड़ी सी बड़ी थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। मेरुरज्जु क्या होता है, तो आपकी बॉडी, आपके जैसे गर्दन है, ये गर्दन है, गर्दन के पीछे ये आपकी रीढ़ होती है, और ये रीढ़ को ही बोलते हैं क्या, मेरुरज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि जो भी आप क्रियाएं करते हैं, जो भी प्रक्रियाएं करते हैं, प्रक्रियाएं करते हैं, उनका नियंत्रण जो होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। इस प्रश्न का जवाब अगर आप देते हैं तो हम समझेंगे कि आपने पॉलिटी जहां भी पढ़ी है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है। चलिए, 63 का जवाब देना है, और 63 का जवाब यहाँ पर सी आने शुरू हो गए हैं, सी नंबर आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर किसी का लोकसभा भी आ रहा है और किसी का सी भी आ रहा है, जो कि पूर्णतः आपका ये गलत जवाब आ रहा है। यहाँ पर ना ही आपके राष्ट्रपति होंगे, ना ही आपके लोकसभा होंगे, ना ही आपके उच्चतम न्यायालय होंगे। इसका सही जवाब क्या बनेगा, इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने को दिया गया है, हटाने का। इन्होंने ये नहीं कहा है कि ये अपना त्यागपत्र दे रहे हैं, यहां पर बोला गया है हटाने का अधिकार जो है किसके पास है। मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार की महाभियोग की प्रक्रिया है, लेकिन यहां पर महाभियोग प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के लिए नहीं लगा सकते हैं। याद रखिएगा, महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है।
जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है 2/3 आपका लोकसभा होता है और 2/3 आपका राज्यसभा होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब उपराष्ट्रपति को हटाना होता है तब राज्यसभा के सभी सदस्य जब सहमति देंगे तभी इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। अगर एक भी सदस्य अगर सहमति नहीं देता है तो इनको अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के सभी सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है और इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही भाग लेती है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है। देखो समझाने का क्वेश्चन था, समझा दिया। जो भी चीज समझाने की होगी हम आज बता दिया है कि आपको ऐसी पॉलिटी पढ़ा देंगे कि आपके एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आओगे, तोड़ कर आओगे उसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में किया जाता है यहाँ पर प्रयोग। देखो दिया है, एक शब्द दिया प्रशांतक औषधि। प्रशांतक मतलब कह सकते हैं कि जब आपके बॉडी में मानसिक तनाव होता है तो आपका सर दर्द करने लगता है तो आपसे कहा जाता है कि बेटा दवा लीजिए। कौन सी दवा? ये होती है वैलियम नामक एक औषधि है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कि वैलियम नामक एक दवा है, इसका प्रयोग होता है, जो कि कह सकते हैं कि इसमें ग्लूकोज का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ग्लूकोज का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। इसका जवाब जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर डी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है। यहाँ पर कह रहा है मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम दिया है और हमने बताया है कि जहां भी अट्टम शब्द आ जाए वो कोई भी बलाय हो, इंडिया की कोई भी बलाय हो, अट्टम शब्द आता है तो आपको जवाब कहां देना है? आपका जवाब देना है केरल हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो आपके केरल का है। अगर हम आपसे पूछे ओडिशा का जो नृत्य है वो आपका कौन सा है तो आप जवाब दोगे ओडिसी है। क्या है? ओडिसी है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का आपने सुना होगा यक्षगान। क्या पढ़ा है? यक्षगान पढ़ा होगा। वहीं पर आपका जो दिया गया है तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका भारतनाट्यम जो आपका है ये कहाँ का है? तो आपके तमिलनाडु का है। उम्मीद है चारों ही पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को जो कहा जाता है क्या कहा जाता है? चलिए एनएनपी देखो हम आपको बता दें, राष्ट्रीय जो आय होती है वो आपकी एनएनपी होती है। क्या होती है? एनएनपी होती है। लेकिन एनएनपी में भी दो चीज होती हैं, एक होती है मार्केट प्राइस होती है और एक आपकी होती है यहाँ पर फैकल्टी करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जवाब जो देना है वो देना है डी वाला। ठीक है, डी वाला ऑप्शन देना है। एनएनपी और स्पेस आपके पास में नीचे लगा होगा एफसी लगा होगा, मार्केट प्राइस लगाइए, इसको ऑप्शन आपको डी लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है। ये 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन रहा है? ये देखो 2015 का है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 का है और बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्विस ग्रांड प्रिक्स ये गोल्ड विजेता थे, ये श्रीकांत थे। इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा श्रीकांत। अब सोचो कि सर ये करंट अफेयर 2015 का है तो क्या पूछा जा सकता है? तो ऐसे लिमिट नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं आना चाहिए इतना पुराने। लेकिन फिर भी आयोग जब क्वेश्चन देता है तो ये पूछता नहीं है कि बेटा आप 2016 के पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, क्योंकि हाल ही में अभी आपने देखा था एग्जाम हुए थे, 2016 का करंट अफेयर पूछा गया था। तो अगर मिल रहा है प्रैक्टिस सेट में तो आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि आपकी किस्मत सही हो और आप हो सकते हैं कि इस बार की यूपीएसआई बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 67 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, के श्रीकांत। ठीक है, क्या है? के श्रीकांत है। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? यहाँ पर दिया गया है कि काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बन जाएगा? तो आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन बनेगा? यहाँ पर सी, ये आपकी कावेरी की है। किसकी है? कावेरी। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी कर्नाटक के, आपको पता है कि कुर्ग जिले के कहां से निकलती है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर और आपकी कहां जाती है? तो आपकी बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसकी सहायक नदियों में हेमवती है, काबिनी है, अमरावती भी है और आपके यहाँ पर पावनी भी है, लक्ष्मण तीर्थ भी है, सुवर्णवती है। मतलब ढेर सारी आपकी नदियां हैं। साथ में एक शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात भी इसी पर आपका बना हुआ है, कावेरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक गुंटर ग्रास किस देश के थे? याद रखिए एक लेखक है गुंटर ग्रास,
इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये जो संबंधित है कहां से, तो ये संबंधित है आपके जर्मनी से। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इनका संबंध है आपके जर्मनी से। याद रखिएगा, जब आप पढ़ रहे होंगे तब ये प्रश्न आपको कोई टीचर या कोई कोचिंग वाले नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में ही मिल सकते हैं, स्पेशलिस्ट कोई आपको पढ़ाएगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह में ही मिलते रहते हैं, इसलिए आपसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके कहां से हैं, जर्मनी के हैं। जवाब यहां पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और हाँ याद रखिए 2015 में इनका देहांत भी हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ एक समझौता किया था? मतलब यहां पर पूछा गया है कि जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, क्या नाम था, राणा अमर सिंह था। इनके साथ एक मुगल शासक थे जिन्होंने यहां पर संधि के साथ समझौता किया था। यह समझौता जो आपका किया था वो किस शासक ने किया था? तो याद रखिए, आपको याद रखना है जहांगीर। यहां पर देखिए आपका जवाब यहां पर दिया है, ऑप्शन सी दिया है, देखो जहांगीर। तो जहांगीर ने यह समझौता किया था। इसका राइट आंसर सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? समाजवादी पेंशन योजना में लगभग देखा जाए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मतलब 2 वर्ग आपके थे। इसमें से लगभग 12 लाख समुदाय के लोगों को यहां पर बोला गया था। और इनको जो फायदा मिलना है वो फायदा था आपके किसे, सामान्य वर्ग के गरीब परिवार को भी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार, मतलब इन सभी को यहां पर फायदा मिलना था। ठीक है, यहां पर कह सकते हैं सबके लिए यहां पर आपको दिया था। इनमें से आपके 12 लाख हैं, किसी के यहां पर 10 लाख लोगों को लिए, मतलब इस प्रकार से किया गया था कि 500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। बाद में इसमें से 50 रुपए आपकी और यहां पर कह सकते हैं बढ़ाकर दी गई थी। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपकी बाद में अभी तक जो दी गई है ये आपकी 650 किए जाने का आपका निश्चित कर दी गई थी कि 650 आपकी दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, हमारे राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 को किस वर्ष के रूप में घोषित कर रखा है? देखो यहां पर जैसे आपने पढ़ा था 2016, आपने दलहन वर्ष आपने पढ़ा है ना, ऐसे आपके वर्ष होते हैं, इसे हम पढ़ा देंगे स्पेशल रूप में। यहां पर 15-16 है, तो 15-16 जो आपका था ये किसान वर्ष था। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, किसान वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? 73 का जवाब देना है। तो यहाँ पर 73 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका जवाब सही क्या हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा है इसलिए दिया है कमेंट में। चलिए, कह रहा है युग में आपको सम्मिलित नहीं है। कह रहा है आपसे यहाँ पर कावेरी नदी कह रहा है मैसूर का पठार, ताप्ती नदी है बैतूल का पठार, सो नदी दिया है पेंड्रा का पठार, गोदावरी दिया है आपका टिम्बाक पठार। यहां पर बताइए 74 में कि कौन सी कहां से निकलती है? तो अभी हमने बताया कि कावेरी नदी जो आपकी निकलती है वो निकलती है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। मतलब कि जवाब ए नंबर आपका यहां पर आपका गलत हो चुका है। ठीक है, अदर यहां पर जो आपकी हैं वो आपकी सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन, मतलब जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो किस देश में आयोजित किया गया था? मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन हुआ कब था? तो इसका सम्मेलन हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन जो कि अंतर्राष्ट्रीय था ये स्टार्ट किया गया था। कहां पर? तो आपके वियना में। कहां पर? आपके वियना में। इसका राइट आंसर आपका जाएगा कहां पर? 75 का आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र क्या है? ये क्वेश्चन आपके मूल विधि से आपके स्टार्ट हो गए हैं। कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो क्षेत्र हैं वो आपके कौन से हैं? देखो अंतर्राष्ट्रीय दिया है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो आपके न्यायालय है उसके अंतर्गत आपकी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियां होती हैं, न्यायिक विनिश्चय होता है, मतलब ये सभी प्रक्रियाएं आपकी होती हैं। इसका जवाब हो जाएगा 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है वाहन दुर्घटना की प्रकृति के बारे में जानकारी निम्नलिखित में से किनसे प्राप्त होती है? तो आपने देखा होगा वाहन दुर्घटना, ठीक है, कौन सा है? वाहन दुर्घटना आपका है। वाहन दुर्घटना, इनमें से जो जानकारी प्राप्त होती है दुर्घटना के बाद, तो किस प्रकार से दुर्घटना के बारे में पता कर पाते हैं? तो उसके जो टायर्स होते हैं, टायर के जो आपके मार्क होते हैं, जो दिखने वाले आपके टायर के मार्क होते हैं, साथ में इसके जो आपके ग्लास पेंट होते हैं इसके माध्यम से, ब्रेक के जो आपके पार्ट होते हैं इसके माध्यम से यहाँ पर ये दुर्घटना के बारे में जांच कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को दिया गया है। याद रखिए, एक अधिनियम आपको दिया गया था, मोटर व्हीकल अधिनियम 1988, और इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस को दिया गया है। ठीक है, और ये जो दिया गया है आपका कौन सा धारा है, यहां पर धारा दिया गया है धारा 202, धारा 206, धारा 205 और धारा 204। याद रखिए, यहां पर जो आपकी धारा है वो आपका हो जाएगा धारा 130। इसका सही जवाब बनेगा धारा 130 के फर्स्ट में दिया गया है। इनमें से कोई ऑप्शन यहां पर सही नहीं लिखे गए हैं, ऑप्शन आपका गलत लिखा गया है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, 130 का फर्स्ट में ये मोटर धारा के बारे में बिना वारंट के आपका दिया गया है। इसका जवाब आपका 130 का फर्स्ट होना चाहिए था। ठीक है, बल्कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। अगला पढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जेल का एक चिकित्सक एक बंदी को उसकी सहमति के बिना एनीमा देने के लिए कठोर कोठरी में बंद करता है, वह दोषी है। वो किस प्रकार का दोषी है, मतलब जेल का जो एक चिकित्सक है एक बंदी को उसकी बिना सहमति के बिना एनीमा देने के लिए कोठरी में बंद करता है, तो यहां पर कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जो आपका अपराध होगा वो किस प्रकार का आपका होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सदोष। सदोष मतलब क्या होता है, सदोष मतलब होता है दोषी। सदोष मतलब हो जाएगा दोषी हो जाएगा। और परिरोध मतलब क्या होता है कि जो परिरोध मतलब होता है कि जो आपने किया है, मतलब चारों तरफ से छेंकना, क्या होता है, चारों तरफ से छेंकना शब्द होता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी कि सदोष प्रतिरोध के लिए मतलब दोषी को चारों तरफ से छेंकना, ये हुआ है इसका जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है। ये कैसा प्रश्न है, तो भैया ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके यूपीएसआई में जो आपकी मूल विधि में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कितने किस्म की उपहत्य को घोर उपहत्य की श्रेणी में रखा गया है। मतलब जो धारा 320 है, धारा जो 320 है, इसमें से कितने प्रकार के उपहत्य को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर 80 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। इसमें से 8 प्रकार के रखा गया है। इसका जवाब देखो कुछ लोगों का आ भी चुका है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो वो पढ़े होंगे, तो आपका जवाब यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियम किया गया था, मतलब अधिनियमित किया गया था। जो आपकी भारतीय दंड संहिता है 1860 वाली, इसको जो अधिनियमित किया गया था, ये कब किया गया था, ये आपके भारतीय संविधान का कह सकते हैं आपके जो अधिनियम है उनका पहला आपका कह सकते हैं क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, 2 का जवाब देना है। 2 का जवाब सही कौन सा बनेगा, चलिए 2 का जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आ रहा है, किसी का बी नंबर भी आ रहा है। चलिए ए नंबर आएगा या बी नंबर आएगा, जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर याद रखिए 6 अक्टूबर 1860 को कब किया गया था, 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता को अधिनियमित किया गया था। इसका राइट आंसर आपका जाएगा कौन सा, ए आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। पुल्लिंग वाचक शब्द जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है, नर हेतु, नारी हेतु, हर व्यक्ति चाहे वह नर हो या नारी हो, यहां पर सही कौन सा हो जाएगा। चलिए अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि धारा 8, ठीक है, कौन सी है, तो धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू किया गया है, चाहे वो नर हो या आपका नारी। ये शब्द दिया गया है धारा 8 में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारतीय दंड संहिता में स्त्री घोतक है। भारतीय दंड संहिता में स्त्री जो घोतक है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर वयस्क स्त्री, अविवाहित स्त्री, किसी भी आयु की स्त्री या विवाहित स्त्री। तो ये भी आपने पढ़ा था, पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपको मिला भी था। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, किसी भी आयु की स्त्री के लिए धारा 10 में, याद रखिए कौन सी है, तो धारा 10 में यहाँ पर बताया गया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न विवादों में से कौन सा एक वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है। जो आपकी धारा 34 है, धारा जो 34 है इसका संबंध कहां से है, ये आपका कौन सा हो जाएगा। धारा 34 का जो संबंध है ये है आपके कहां से, तो बरींद्र कुमार घोष बनाम किंग एरर। इसका जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि बरींद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है। और इस वाद में अभियुक्त
पुनर्योजित योजना के निष्पादन में सक्रिय भाग लेते हैं। मतलब जब धारा 34 के उपबंध लागू होते हैं तो सक्रिय भाग लेने का अर्थ यह नहीं है कि सभी अभियुक्त अपराध के उसी स्थान पर आपराधिक कार्य को आवश्यक रूप करें। मतलब यहां पर कह सकते हैं जब अपराध कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि उस समय स्थित उपस्थित जितने भी हैं सभी ने अपराध किए। यहां पर दिया है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है ये किससे संबंधित है। यूपीएसआई वाले जवाब तुरंत दे सकते हैं अगर आपने पढ़ा होगा। तो याद रखिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार संबंधित है शरीर व संपत्ति दोनों से। किससे है। शरीर व संपत्ति दोनों से है। जो कि आपकी धारा किसमें बोला गया है। ये शब्द जो बोला गया है धारा 97 में। धारा 97 में बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विरुद्ध अपने शरीर की व अन्य व्यक्ति की शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है, चाहे चोरी हो, चाहे लूट हो, चाहे आपराधिक हो या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है। अच्छा, बस इतने क्वेश्चन आपके दिए गए थे। ठीक है, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं मोबाइल आगे बढ़ जाएगा। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को, राधे राधे, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।